हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लुसेंट साइंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स को, फिर हम लोग बायोलॉजी को करेंगे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं लुसेंट जो साइंस है, लुसेंट जो जीके है, लुसेंट जीके का लास्ट वाला पोर्शन में लुसेंट साइंस दिया हुआ है। और लुसेंट जीके एक ऐसा बुक है, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक माना जाता है और यह बहुत ही कारगर होता है अलग अलग एग्जामों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट चाहता है कि इसका हम लोग जीएस और साइंस को कंप्लीट करें। लेकिन साइंस में दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे बच्चे साइंस को छोड़ देते हैं लुसेंट का जो साइंस है, इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो लुसेंट साइंस को यहाँ पे हम एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाएंगे और लाइन बाय लाइन आपको हम लुसेंट पढ़ाएंगे, जिसमें फर्स्ट में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी को हम लोग करेंगे। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा एकदम आसान भाषा में और आपको पूरा मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लुसेंट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है मैटर, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्रव क्या होता है, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप बात करेंगे ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड आप समझते हैं ना, जितना भी तारा है, सूर्य है, ग्रह है, पृथ्वी है, सब चीज को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। पूरा गैलेक्सी आ जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड में ऊपर वाले जो है दो ही चीज बनाए, एक बना है द्रव और एक बना है ऊर्जा। दो ही चीज है, एक द्रव है और एक ऊर्जा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आप द्रव किसको बोलेंगे, ठीक है, तो द्रव किसको बोलेंगे उसको समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा ऊर्जा और द्रव में क्या फर्क होता है। द्रव हम बोलेंगे कोई भी चीज पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान है और जो जगह घेरती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब मैटर है कौन भाई और कौन नहीं है, तो आसपास हमारी जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं लगभग सब के सब क्या है, सब के सब द्रव है, क्योंकि उसके पास है क्या भाई, उसके पास वजन भी है और वो जगह भी घेरता है। जैसे हवा है, उसका वजन है, जगह घेर रहा है ना। ये अगर बात करेंगे इसका, ये चौक का, तो ये भी जगह घेर रहा है और इसके पास कुछ वजन है, इसीलिए इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सबको बोलेंगे द्रव। अब कौन द्रव नहीं है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ऐसा चीज जो जगह नहीं घेरता है और जिसका द्रव्यमान नहीं है उसी को हम लोग बोलेंगे वह द्रव नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है वो द्रव नहीं होता है। तो ऊर्जा का अपोजिट समझ लीजिए कौन हो गया, द्रव, और द्रव का उल्टा कौन हो गया, ऊर्जा। तो पूरे ब्रह्मांड में दो वो चीज होगा, एक ऊर्जा होगा और एक क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, तो ऊर्जा जो होता है, जैसे हम जो बोल रहे हैं, कौन ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। ठीक है, उसी तरह उसमें देख लीजिए, प्रकाश को देख लीजिए, विद्युत को देख लीजिए, जितना भी ऊर्जा का अलग अलग रूप है, इस सब में आप पाइएगा कि इसका कोई वजन नहीं होता है और यह जगह भी नहीं घेरता है। ये जो प्रकाश है जगह नहीं घेर रहा है और इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। ऐसे तो हम नहीं बोलते। जैसे जो साउंड एनर्जी है, ठीक है, तो जो ध्वनि है वो भी एक तरह का क्या ऊर्जा है, वो कोई जगह नहीं घेर रहा है, ना ही उसका द्रव्यमान है। किसी को हम तो यह नहीं बोलते हैं कि भाई कम सुनाई दे रहा है 10 ग्राम अधिक बोलो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। या ऐसा तो थोड़ा बोलेंगे भाई 100 ग्राम थोड़ा कम बोलो, अधिक बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलते। या प्रकाश जो आ रहा है ऐसा तो नहीं है 10 ग्राम प्रकाश अधिक आ रहा है, 10 ग्राम प्रकाश ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग इस सब को हम लोग मास समझते ही नहीं है। सिर्फ ये सब क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो जो भी ऊर्जा का रूप होगा, ऊर्जा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वो मैटर नहीं है, वो द्रव नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए अब ऊर्जा का अलग अलग रूप आप जानते होंगे। ठीक है, ध्वनि हो गया, उष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया। ऊर्जा का जो भी रूप होगा वो द्रव नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब एग्जांपल आप समझ गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, अब पदार्थ का परिवर्तन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, जो भी एग्जाम होता है सबका साइंस का नेचर सेम ही होता है। ठीक है, लगभग उसमें कोई किसी में भारी किसी में आसान नहीं होता है। सब में लगभग यूपीएससी को हटा दे तो सब में क्वेश्चन का लेवल एक ही जैसा लगभग होता है, थोड़ा बहुत का फर्क होता है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस हम लोगों को ऐसे तैयार कर लेना है जो किसी भी एग्जाम के लिए हम लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां से पूछेगा क्वेश्चन हम बता देंगे। रेलवे वाला पूछे तब, बीपीएससी वाला पूछे तब, एसएससी वाला पूछे तब, सीटेट वाला पूछे तब, ऐसे तरीके से हम पढ़ेंगे। और उसके लिए जो परफेक्ट बुक है वह है लुसेंट का साइंस। लुसेंट साइंस अगर आप कंप्लीट कर लिए तो बाकी कोई बुक आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन लगाना है। तो यहाँ पे दोनों काम होगा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे उस पर आधारित जो भी प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया सारे चीज को आपको कराएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पदार्थ का परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो संसार में परिवर्तन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हर एक पदार्थ में समय के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। हम ही लोग क्यों ना हो, छोटे से बढ़ते 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 हम लोग
का एज आगे बढ़ते रहता है ना, तो उसमें अगर आप देखिएगा अपने आप में भी क्या होता है, एक बदलाव आता है, आपका सोच बदलता है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बदल, हर एक चीज बदल रहा है। तो समय के साथ हर एक चीज में कुछ ना कुछ बदलाव होने लगता है, ठीक है। तो पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, बदलाव जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक बदलाव, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों में अंतर क्या होता है समझिए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, सिंपल आप कह सकते हैं जो कोई पदार्थ अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल रहा है, तो उस बदलाव को हम लोग बोलते हैं भौतिक अवस्था। इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। जैसे ये कागज है, ठीक है, इसको हम क्या किए, फाड़ दिए, तो कोई नया चीज तो बना नहीं, अभी भी कागज ही है। तो इस बदलाव को हम लोग बोलेंगे भौतिक बदलाव या भौतिक परिवर्तन, ठीक है। या मान लीजिए चौक है, ठीक है, इसको हम तोड़ दिए, ठीक है, इसको तोड़ दिए, नहीं टूट रहा है, टूट जाए भाई, हाँ टूट गया, ये टूट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्योंकि चौक जैसा है, ठीक है, वैसा ही चौक है, मतलब ये रूप बदल गया, लेकिन चौक पहले भी था और अभी भी क्या है, चौक ही है। तो ऐसा बदलाव जिसमें नया चीज नहीं बन रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे पानी से बर्फ बन जाए, या बर्फ से पानी बन जाए, या पानी भाप में बदल जाए, ये जो भी प्रक्रिया हो रहा है इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखेंगे यह अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब थोड़े देर के लिए होता है, टेम्पोररी होता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है टेम्पोररी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, फिर कुछ समय बाद अपने पुराने वाले रूप में आ जाएगा। जैसे बर्फ आप जमा लिए, फिर बर्फ को जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाइएगा, घर में रखिएगा, तो फिर वो पिघल जाएगा ना। किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं, फिर वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। ठंडा है, गर्म जगह पे ले जाएगा तो गर्म हो जाएगा। तो ये सब परिवर्तन जो है ए से बी हो रहा है तो बी से ए हो रहा है, कहने का मतलब ये पलटी मार देता है, ठीक है। तो ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें पलटी हो जाता है, मतलब ये पलटीखोर परिवर्तन है। ए से अगर बी बनना है तो बी से ए भी बन जाता है। अगर सॉलिड से लिक्विड बनना है तो लिक्विड से गैस भी बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड भी बन जाएगा। तो एक अवस्था का दूसरे अवस्था में बदलना, उसी को क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे किसी चीज को काटना, किसी चीज को फोड़ना, किसी को मोड़ना, तोड़ना, ढोलना, ये सब परिवर्तन क्या हो जाएगा, सब भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को गलाना, मतलब गलना जो है, या जमना, या वाष्पीकरण, ये जो भी भौतिक परिवर्तन हो रहा है, जो भी भौतिक अवस्था एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल रहा है, इस सबको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। क्लियर हुआ। अब तीसरा चीज ध्यान रखेंगे, पदार्थ का जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन जो है वह क्या होता है, वह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब अगर ए से बी बन गया तो बी से ए भी बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का एक लाइन में सिंपल मतलब हो गया रिएक्शन। जहां रिएक्शन हो रहा है वहां पे रासायनिक परिवर्तन का होना एकदम अनिवार्य है। बिना रासायनिक परिवर्तन के कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। तो रिएक्शन होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है एक मतलब वहां पे रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, दोनों एक साथ ही होगा, दोनों का पहचान एक साथ ही होगा। रिएक्शन मतलब रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब साफ है, वहां पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। क्लियर है। तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, यहाँ पे नया पदार्थ बनता है, मतलब एक नया चीज बन जाता है जिसका गुण जो है पिछले वाला से अलग रहता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था। भौतिक परिवर्तन जैसे चौक को तोड़ दिए तो तोड़ने के बाद भी चौके हैं और पहले भी चौक ही था, तो ये नया चीज तो बना नहीं, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जब पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होगा तो नयका जो चीजवा बनेगा ओकरा गुणवा जो होगा पिछले वाले पदार्थ के गुणवा से एकदम अलग होगा। कैसे, तो समझिए। जैसे घर में ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूध से दही का जमना है, ठीक है। तो दही जमाए हैं, किससे जमाते हैं, दूध से। अब दूध जैसे ही दही में बदलेगा तो फिर आप दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में तो बदल सकते थे, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है। एक बार जब रासायनिक परिवर्तन हो गया तो उसको उल्टा करना, मतलब वो पलटी जल्दी नहीं मारेगा। बात समझे। तो दूध से दही का जमना ये कौन सा परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन। या किसी भी पदार्थ का जलना, कोई पदार्थ को आप जला रहे हैं या उसका दहन कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कागज है, ठीक है, इसको आप जला दीजिए,
जला दीजिएगा तो राख बन जाएगा। फिर राख से इस कागज को आप वापस नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब इसको जला रहे हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया नया पदार्थ का बनना, उस पदार्थ का जो गुण होगा पिछले वाले पदार्थ से अलग होगा। अभी कागज है, इसका राख बना दीजिए, राख और कागज में देखिए अंतर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में सेकेंड चीज ध्यान रखेंगे, यह स्थिर होता है, अस्थायी होता है, मतलब फिर यह वापस नहीं होगा, यह पलटीखोर नहीं होता है, ठीक है। पलटीखोर समझते हैं, पलट जाना, मतलब बोला कुछ और हो गया कुछ और, ठीक है, अपने बात से पलट जाना, उसी को क्या बोलेंगे, पलटीखोर। ये पलटीखोर होता है। उसके बाद तीसरा बात करेंगे, यह अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब वही चीज हो गया, यह इरिवर्सिबल होता है, मतलब ए से बी बन गया तो बी से ए जल्दी नहीं बनेगा, कुछ अपवाद है उसको अगर छोड़ दे तो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन एकदम निश्चित होता है, भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन एकदम निश्चित होगा, ठीक है। उसके बाद बता चुके हैं आपको किसी भी पदार्थ का जलना, ठीक है, किसी भी पदार्थ का जलना, ठीक है, उस सबको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। या खाना का पकना, ठीक है, या खाना का पचना, जो खाना हम खा रहे हैं वो पच रहा है, जो पेट में पूरा जो प्रोसेस होता है पचाने का जो भी प्रक्रिया होता है सब में रिएक्शन होता है। या आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो खाना का जो पचना होता है पूरा एक अभिक्रिया होता है, अलग अलग स्टेप में तब जाके खाना पचता है। इसका मतलब खाना जो पच रहा है, ठीक है, अब पच गया उसको वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। अब पच के क्या बनता है, एनर्जी। अब एनर्जी को आप जो खाना आप खाएं उसमें बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब यह क्या होता है, यह स्थिर होता है, अस्थायी होता है, मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। अगर ए से बी बन गया तो बी से ए नहीं बन सकता। एनर्जी से आप सीधा खाना नहीं ला सकते हैं, लेकिन खाना को आप किसमें बदल दिए, एनर्जी में बदल दिए। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत? तो किसी भी चीज का पकना, ठीक है, या खाना का पाचन, ये सब जो चीज है वो कौन परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे चावल से भात बनना, ठीक है, हरा सब्जी से पक के सब्जी बन जाना, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलेंगे, तरकारी ना, दाल का बनना। तो ये सब जो भी चीज़ पक रहा है, मान लीजिए चावल से भात बना दी, अब भात से कौन बोलेगा भाई बहुत बहादुर है तुम बना दो, भात से तुम चावल बना दो, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ठीक है। या सब्जी पक जाए और बोले भाई उसको हरा सब्जी फिर से बना दो, उसको जैसे पहले था, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो किसी भी चीज़ का पकना ना, खाना का पकना या उसका पचना या किसी भी चीज़ का जलना या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, इस सब को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यह आपको चीज़ समझ में आ गया होगा, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो आप समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इस सभी पे क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। दही का जमना बताइए दिए, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, मोमबत्ती का जलना क्या हो? तो देखिए मोमबत्ती अगर जलता है तो दो तरह का चेंज होगा, ठीक है। एक होगा मोमबत्ती किससे बनता है भाई, वैक्स से बनता है, मोम से बनता है। तो मोम जैसे कैंडल को जलाइएगा तो कुछ मोम तो जल जाएगा, ठीक है, और कुछ मोम पिघल जाता है। तो जब भी कैंडल को आप जलाएगा तो दो परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। तो मोम का पिघलना हो जाएगा, पिघलना जमना ये सब जो भी है भौतिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और मोम का जलना वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसका आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं द्रव का वर्गीकरण करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा जो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चीनी को आप पानी में घोलिएगा, विलयन है, ठीक है, उसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो सब जो भी विलयन बना रहे हैं ना, गैस बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, ठोस बना रहे हैं, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं, अब हम लोग देखते हैं द्रव का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए मैटर जो है, ठीक है, वो दो भाग में उसको हम लोग बांट देते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। दोनों में अंतर क्या है, तो भौतिक वर्गीकरण में जो पदार्थ होता है, ठीक है, वो तीन रूप में पाया जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, यह द्रव का मतलब होता है लिक्विड और यह द्रव का मतलब होता है मैटर। दोनों में अंतर होता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है मैटर, ये अलग चीज हो गया, और इसका मतलब होता है लिक्विड, यह अलग चीज हो गया, ठीक है। दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको गैस बोलते हैं और इसको सॉलिड बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे द्रव और द्रव को बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है, इसका खास ख्याल रखिए, दोनों अलग अलग होता है। तो भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, तो भौतिक वर्गीकरण में अच्छा पदार्थ और द्रव सेम चीज है, ठीक है, उसको अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को सेम मानेंगे। जो पदार्थ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को, मैटर को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। अब ठोस क्या है, गैस क्या है, ठीक है, द्रव क्या है, इसको हम लोग विस्तार से अगले वाले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है।
अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है विशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चीज नया सीखेंगे जो अलग अलग एग्जामों में उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ भी दो तरह का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। ठीक है, तत्व को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं एलिमेंट, और यौगिक को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं कंपाउंड। तत्व भी आप जानते हैं तीन प्रकार का होता है, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। उसी तरह यौगिक भी दो तरह का होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ का मतलब मिश्रण का, तो मिश्रण भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। फिर इसको भी तोड़ेंगे तो विषमांगी मिश्रण में दो तरह का हो जाता है और समांगी मिश्रण में एक हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है विलियन। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, और जब जब इसका चैप्टर आएगा उसमें हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में हम लोग बस बेसिक चीज को जानेंगे, मूल चीज को जानेंगे। चैप्टर का शुरुआत है तो यहाँ पे बस यही समझेंगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पूरा जो अध्ययन करना है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, यही सब केमिस्ट्री में अध्ययन करना है, अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर में। क्लियर हुआ? अब इसको आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझ चुके हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, कैसे होता है, और इस पे आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी एग्जाम है ऑल इंडिया का, मतलब जो बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आरआरबी का हो, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम एक जगह रखेंगे टॉपिक वाइज, ताकि आप टॉपिक को पहले पढ़ लें और उस पर आधारित आप प्रश्नों को जब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे थ्योरी है और ऐसे इसका हल करना है। ठीक है, और मजा भी आएगा आपको। तो हम लोग देख लेते हैं भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में आपको बता दिए हैं पदार्थ को तीन भाग में बांट दीजिए, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठीक है, तो ठोस किसको बोलेंगे, गैस किसको बोलेंगे और द्रव किसको बोलेंगे। ठीक है, होता क्या है भाई, ठोस क्यों बोलना है? तो देखिए, ठोस जो होता है यह ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, मतलब दोनों बदलने वाला नहीं है अगर हम छेड़छाड़ नहीं करें। जैसे कि जो है सॉलिड है, ठोस है, इसको कहीं पे भी रख देंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी नहीं कहीं रख दिए, मान लीजिए चौक को रख दिए या दोनों को रख दिए और इसको कहा कि आप हथौड़ी से दो हथौड़ी लगा दीजिए, दो हथौड़ी लगाइएगा, एक ही हथौड़ी में ही पूरा पाउडर बन जाएगा। बोलेगा देखिए सर इसका आकार बदल गया। तो ऐसे नहीं करना, बाहरी कोई बल का प्रयोग नहीं करना है, जेव का तेव छोड़ देना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अगर किसी पदार्थ के साथ, मतलब ठोस के साथ अगर छेड़छाड़ नहीं करना है, इसका मतलब आप देखेंगे उसका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, निश्चित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ठोस। बस ध्यान रखना, छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अगला है द्रव। द्रव का अगर बात करेंगे, लिक्विड का अगर बात करेंगे, इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए पानी, अब लिक्विड का एग्जांपल जानते ही होंगे, अब एग्जांपल आप समझ रहे हैं। ठोस का एग्जांपल चौक, बोर्ड, दिस डैट, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं इधर, सब क्या है, ठोस है। द्रव का बात करेंगे तो पानी, ठीक है, उसके बाद बेंजीन ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, सब चीज़ क्या है, द्रव है। तो द्रव का आयतन तो निश्चित है, ठीक है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। क्यों? तो देखिए, अब पानी की बात कर लेते हैं जिससे हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मान लीजिए 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी को आप किसी भी बर्तन में रख दीजिए, गिलास में रख दीजिए, बोतल में रख दीजिए, टब में रख दीजिए, बाल्टी में रख दीजिए, नाद में रख दीजिए, उसका जो आयतन है वो निश्चित रहेगा। 1 लीटर था और 1 लीटर रहेगा। अभी नहीं जादू कर दीजिएगा, पानी को रख दीजिए और थोड़ा गर्म कर दीजिए, या पानी को रख दीजिए और धूप तेज है, कुछ देर बाद जाके देखिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर पानी उड़ जाएगा तो फिर उतना पानी बचेगा नहीं। 1 लीटर पानी रख के कुछ उड़ गया, पता चला जी आधा लीटर हो गया, बोले सर देखिए आपका थ्योरी गलत हो गया, आप जो पढ़ाए थे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। कहने का मतलब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 1 लीटर को आप किसी बर्तन में ढक के रख दीजिए, ठीक है, या गिलास में रख दीजिए, उसको ढका हुआ रहना चाहिए, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसका अगर आकार की बात करेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। तो द्रव के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे
अब 1 लीटर पानी को आप गिलास में रखिए तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, नाद में रखिएगा तो नाद के आकार का हो जाएगा। नाद समझ रहे हैं ना, भैंस गाय जिसमें खाता है उस बर्तन को, मतलब वो जो बना रहता है सीमेंट वेमेंट का, ठीक है, उसी को बोलते हैं, उसमें रख दीजिए। तो किसी भी बर्तन में अगर आप जल को, पानी को या किसी भी द्रव को रखते हैं तो उसका आकार वही हो जाएगा। मुंह में अगर पानी को रखिएगा तो मुंह के आकार का हो जाएगा, हाथ में रखिएगा पानी को तो हाथ के आकार का हो जाएगा। तो द्रव का कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखिएगा उसी के आकार का वो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है गैस। अब गैस का दोनों आता पता नहीं, ना ही उसका आयतन का आता पता है और ना ही उसका आकार का आता पता है। तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, मतलब दोनों निश्चित नहीं होता। किसका? गैस का। तो गैस क्यों होता है भाई? गैस फैलता है, ठीक है। तो गैस को अगर मान लीजिए 1 लीटर गैस है, अब 1 लीटर गैस को आप अगर ऐसे बर्तन में रख दिए जिसका वॉल्यूम जो है, जिसका आयतन 2 लीटर है, तो अब गैस का 2 लीटर आयतन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे गैस का तो आकार होता ही नहीं है, जिस बर्तन में रखिएगा उसके आकार का हो जाएगा। दूसरा सबसे मेन बात, गैस का अपना आयतन नहीं होता है, जिस बर्तन में डालिएगा उस बर्तन का आयतन ही इसका आयतन कहलाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो गैस का अपना आयतन नहीं होता है। गिलास में रखिएगा तो गिलास का जितना आयतन होगा वही आयतन गैस का हो जाएगा, क्योंकि गैस फैलता है, ठीक है। 1 लीटर गैस को 1 लीटर बर्तन में रखिएगा तो 1 लीटर का आयतन हो जाएगा। अगर 5 लीटर के गीलन में या 5 लीटर के बर्तन में रख दीजिएगा तो उस 1 लीटर का जो अब आयतन होगा 5 लीटर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा फैल जाएगा। 1 लीटर गैस को आधा लीटर के बर्तन में रख दीजिएगा तो उसका आयतन अब आधा लीटर हो जाएगा, क्योंकि गैस को दाब भी सकते हैं और गैस को फैला भी सकते हैं। जैसे उसको बर्तन में रखिएगा वैसे वो अपने आप को शो करेगा। इसका मतलब गैस का कोई अपना आयतन नहीं होता है। गैस का आयतन मतलब किसका आयतन? बर्तन का आयतन। इसीलिए 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैस का आयतन वही होगा जो किसका आयतन होगा? बर्तन का। और द्रव का आकार वही होगा जो बर्तन का आकार होगा। तो ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित, द्रव में आयतन निश्चित आकार निश्चित नहीं, और गैस में आकार भी निश्चित, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, ठीक है। दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ठोस क्यों है, ठोस का आकार क्यों नहीं बदल रहा, आयतन क्यों नहीं बदल रहा, इसको अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। जो ठोस का जो अणु है एक दूसरे के नजदीक होता है, उसमें बल अधिक होता है। तो ये सब पॉइंट को आगे हम लोग समझ लेंगे कि कोई पदार्थ ठोस रूप में क्यों है, कोई पदार्थ द्रव के रूप में क्यों है और कोई पदार्थ गैस के रूप में क्यों है। ये सब हम लोग अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही। अब देखिए अगला पॉइंट, पदार्थ समझ गए, हर एक चीज पदार्थ है ऊर्जा को छोड़कर। तो पदार्थ का जो है 3 अवस्था होगा, ठीक है। एक्चुअल में 5 अवस्था होता है, तो 2 अवस्था आपको अगले लेक्चर में हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, उसका यूज बहुत कम होता है। लेकिन ये 3 अवस्था का बार बार यूज पड़ेगा, ये फंडामेंटल है, बेसिक है। वो 2 पॉइंट भी आपको थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है। तो पदार्थ का जो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे जो कारक है, उसके पीछे कौन है? तो उसके पीछे 2 चीज है, एक है ताप और एक है दाब, टेम्परेचर और प्रेशर। ताप और दाब में अगर बदलाव होगा तो पदार्थ के अवस्था में भी बदलाव होगा। वो ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो ठोस हो जाएगा। मतलब पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना है तो आप क्या कीजिए, उसके तापवा और दाबुआ को बदल दीजिए। तापवा और दाबुआ को जैसे ही बदलिएगा उसका रूप भी क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। कैसे बदलेंगे तो देखो, तो वही यहाँ पे लिखे हैं, पदार्थ के ताप और दाब बदल कर आप उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है भाई, जो हम लोग फ्रिज में क्या किए, पानी को रखे, टेम्परेचर को कम कर दिए, प्रेशर को हाई हो गया तो वह किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया, ठीक है। वही अगर बात करेंगे, पानी को गर्म कर रहा है तो भाप में बदल दिए, तो टेम्परेचर देके भाप में बदल दिए, ठीक है। तो ताप और दाब को बदलकर हम लोग पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पानी ही नहीं, वो गोल्ड ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, कोई भी तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद है जिसको आप नहीं कर सकते, बाकी को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ प्रक्रिया उसको समझ लीजिए, बहुत काम का है। देखिए ठोस को गर्म कीजिएगा, ताप को बढ़ाइएगा, द्रव में बदलेगा, फिर द्रव और गर्म कीजिएगा तो गैस में बदलेगा, फिर गैस को और गर्म कीजिएगा तो एक नया चीज बनेगा, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ठोस को गर्म करेंगे द्रव को गर्म करेंगे क्या बन जाएगा? गैस। अब ठंडा कीजिए, उल्टा कीजिए, गैस को जब ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव को फिर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। मतलब यह एक दूसरे में क्या है? परिवर्तनशील है। पदार्थ का एक अवस्था दूसरे अवस्था में क्या है? परिवर्तनशील है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक चीज, जब ठोस से लिक्विड, मतलब ठोस से द्रव और द्रव से गैस जाएंगे तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा।
ताप मतलब फैलने दो, टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब उसको गर्मी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। और जिस चीज़ में ऊर्जा आ जाए मतलब उसमें ऊष्मा आ जाए तो वो अस्थिर नहीं लगेगा, एकदम छितराने लगेगा, भागने लगेगा ना, तो लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड ऐसे ऐसे भाग रहा है, उसको और गर्मी दे दीजिए ना, हम लोग के शब्द में उसको और पैसा दे दीजिए, वो भागने लगेगा इधर उधर, कंट्रोल में नहीं रहेगा। बोले नहीं भाई हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब हम विदेश रहेंगे, ये जगह ठीक नहीं है, ये लोग यहाँ पे वातावरण सही नहीं है, गरीब लोग हैं, हम बड़ा दुनिया में रहेंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को, पदार्थ ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो, पदार्थ में वो इंसान ही क्यों ना हो, उसको जब ऊर्जा दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा तो वो एक जगह अस्थिर नहीं रहेगा, उसका पैर अस्थिर नहीं रहेगा ना। तो जैसे ही द्रव को थोड़ा सा गर्मी दीजिएगा फिर वो गैस में बदल जाएगा ना। अब उल्टा काम कीजिए, अब जिसको पैसा दिए उसको छीनिए, उससे पैसा निकालिए, उसका ऊर्जा निकालिए, तो क्या होगा, धीरे 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 अपने जगह पर आ जाएगा ना। तो जिसके पास ऊर्जा कम हो गया, पैसा कम हो गया, वो अपने जगह पर आ जाएगा। पैसा रहेगा तो उड़ते रहेगा, कभी अन्य कभी होने, कभी होने घूम रहा है, कभी अन्य घूम रहा है। अब पैसा जहाँ कम होगा ठंडा के अपने जगह पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, अब लॉकडाउन में मजबूरी था, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, रोजी रोटी का सवाल है, कोई अपने गांव में काम कर रहा है, कोई शहर में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई पटना में काम कर रहा है, कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, कोई नेपाल में काम कर रहा है, कोई इंडोनेशिया में, अलग अलग जगह पे काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ सबका स्थिति गड़बड़ हो गया, तो सब लोग हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग भी यहाँ पे छोड़ छाड़ के बुढ़िया बिस्तर और निकल पड़े, कहाँ पे, गाँव निकल पड़े, गाँव ही हम लोगों को संभाला। तो एक गाँव अगर नहीं रहता, खेत नहीं रहता, तो समझिए कितना लोग भूखे मर जाते हैं। तो खेत का कितना बड़ा योगदान है, जब पूरा देश पूरा वर्ल्ड जब एकदम त्रासदी में था, एकदम प्रॉब्लम में था, कोई सोल्यूशन नहीं था, पैक रहना था, हर एक चीज़ महंगा हो रहा था, कोई चीज़ मिल नहीं रहा था, सारा रोजी रोटी सब बंद हो गया था, सारा काम धंधा चौपट हो गया था, तो उसको बचाया कौन था, खेती ही बचाया था। खेत में ही जो उपज हुआ था उसी के सहारे उतना दिन लोग सर्वाइव किया, वहाँ पे पैसा काम नहीं आ रहा था, वो जो अनाज था वही काम आ रहा था। सब लोग के दिमाग में आ गया भाई गांव में रहेंगे कम से कम जिंदा तो रहेंगे ना, जो चीज़ हम नहीं कमा रहे छोड़िए, लेकिन गांव के खेती से जो खाने पीने के वो तो पूरा होगा ना, कुछ दिन तो सर्वाइव कर लेंगे। तो सारा लोग का पालन पोषण कौन किया, खेती किया, ठीक है। तो हम लोग भी शहर में थे, लेकिन हम लोगों को भी गांव जाना पड़ा, और गांव हम लोग भी 6-7 महीना रहे थे, फिर जब ठीक ठाक हो गया तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। तो होता है, स्थिति कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ताप को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस। ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना। नहीं, ये प्रेशर भी बढ़ा रहा है, ताप भी बढ़ा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाना है और प्रेशर को बराबर रखिए या कम कर दीजिए, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस थोड़ा जल्दी बनेगा, ठीक है। तीन है, ताप भी बढ़ा रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, तो मुश्किल। प्रेशर का मतलब क्या, दाबना। तो ताप दे के आप बढ़ा रहे हैं भाई भागो, अब प्रेशर का अगर दाबेगा तो उल्टा हो गया ना, एक और तो बोला भागो, एक और तो बोलना है ना रुको, तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए ताप को क्या करना, बढ़ाना है, और प्रेशर को क्या करना है, घटा देना, दाबना नहीं है, छोड़ देना है, जाओ जाओ। यहाँ उल्टा जब करना है, गैस से द्रव, द्रव से ठोस आना है, तो यहाँ पे ताप को कम करना है, टेम्परेचर को बोलना भाई कम हो जाओ, कम होगा तब ना अस्थिर होगा। तो टेम्परेचर को कम कर दीजिए तो अस्थिर होने लगेगा, और प्रेशर को बढ़ा दीजिए, कस के दाबिए, टेम्परेचर कम किए, धीरे 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 नजदीक आने लगेगा, और प्रेशर क्या कीजिए, दाब दीजिए। तो टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर को बढ़ा देना है, तो ये अस्थिर आ जाएगा। गैस पर जने जने छिटक रहा था सब आगे गोट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और द्रव में थोड़ा सा अभी भी ऊर्जा है, और उसको दाबिए, और टेम्परेचर को कम कीजिए, और प्रेशर को और हाई कीजिए, तो द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस जाने में सबसे अधिक रोल किसका है, ताप का। अब उल्टा आने में सबसे अधिक रोल किसका है, प्रेशर का। तो रोल तो दोनों का है, लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसा ठोस होता है जो द्रव में बदलेगा ही, बहुत होशियार किस्म का होता है, सीधा ठोस से बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, गैस में। बोलेगा भाई हम लिक्विड में नहीं जाएंगे, हम सीधा उड़िए जाएंगे, ठोस है उड़िए जाएंगे, ठीक है। तो सीधा ठोस से उड़ गया, किस में बन गया, गैस बन गया। तो इस परिवर्तन को, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उल्टा जब गैस होगा, जिस ठोस का गैस में बदला है वो क्या करेगा, गैस से बोलेगा हम लिक्विड हम ना बने, हमरो नखरा हुआ, सीधा गैस से बन गया, क्या बन गया, ठोस बन गया। एक बहुत नखरेबाज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ठोस होता है बहुत नखरा करता है, बोलता है हम लिक्विड में नहीं जाएंगे भाई, हम सीधा गैस में जाएंगे, ठीक है। तो सीधा ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में, और वही गैस सीधा किस में बदल जाता है, ठोस में। तो ठोस से डायरेक्टली गैस में बदलेगा बिना लिक्विड में बदले हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। और गैस से जब डायरेक्टली ठोस में बदल जाएगा, ठीक है, बिना द्रव में बदले हुए, उसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। तो इसको याद रखिएगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, बाथरूम में जो हम लोग यूज करते ओडोनिल, बाथरूम फ्रेशनर के लिए, या गाड़ी में व्हीकल्स में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, महक के लिए, खुशबू के लिए, उसमें देखिएगा वो जो पदार्थ होता है किस रूप में होगा, ठोस रूप में, और वो सीधा उसका महक सीधा हवा में मिलते जाएगा, पिघल छोटा होते जाएगा, एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। तो बिना लिक्विड में बदले वो किस में मिल गया, गैस में मिल गया। तो ये सब जो प्रक्रिया है ओडोनिल का, ये सब का, वो सब कैसी प्रक्रिया, वो ऊर्ध्वपातन बना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे बर्फ से
पानी, पानी से वाष्प, बर्फ से पानी करना है तो गर्म करना पड़ेगा, पानी को और गर्म कीजिएगा वाष्प बदल जाएगा, वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो पानी आ जाएगा, पानी को ठंडा कीजिएगा तो बर्फ आ जाएगा। इस तरह सभी पदार्थ के लिए यह लागू होता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिल्म शूटिंग वूटिंग होता है, गाना वाना बहता है, इधर से समा पूरा धुआं धुआं समा रहता है, हाँ पूरा धुआं, वो जो धुआं धुआं समा है इसी के कारण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेज को और थोड़ा सा रंगीन बनाने के लिए, थोड़ा सा चमक बढ़ाने के लिए, अच्छा लगे उसके लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि समा जो है धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, तो यही धुआं हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कि ये सीधा ठोस से किस में बदल जाएगा? गैस में, लिक्विड में नहीं बदलेगा। पता चला लिक्विड में बदलेगा तो जो भी लोग वहाँ पर डांस वांस कर रहा है सब फिसल के स्टेज के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन जो है यह भी एक ठोस होता है जो सीधा किस में बदल जाएगा? गैस में। उसी तरह नेफ्थलीन, उसी तरह अगर बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये चारों एग्जाम्पल आपको याद रखना, ये चारों जो होगा सब्लिमेशन प्रोसेस, मतलब ऊर्ध्वपातन का यह उदाहरण है कि सीधा किस में बदल जाएगा? गैस में। और इसका जो गैस होगा वो किस में बदल जाएगा? सीधा इसके रूप में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझे? जैसे आयोडीन का गैस आयोडीन में बदल जाएगा, नेफ्थलीन का गैस नेफ्थलीन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पूरा हमको विश्वास है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कितना समझ में आया और कैसे लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। कोई भी अगर कमी बेसी आपको लगे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, उसको हम सुधार करेंगे और आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन भी होगा, थ्योरी भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, वन लाइनर, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे और इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ए ऊर्ध्वपातन, बी विसरण, सी वाष्पीकरण, डी विकिरण। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कपूर, नैप्थलीन और जो शुष्क बर्फ होता है, या एक और होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ऐसे ठोस होते हैं जो डायरेक्टली लिक्विड में न बदल के, द्रव में न बदल के सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ए आसवन ब्रैकेट डिस्टिलेशन, बी आंशिक आसवन, सी ऊर्ध्वपातन ब्रैकेट सब्लिमेशन, डी क्रोमैटोग्राफी। तो दोस्तों नेफ्थलीन के बारे में आपको बता चुके हैं। नेफ्थलीन जो होता है वो क्या होता है? वह सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, इसीलिए रेत और नेफ्थलीन जब मिला रहेगा तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ए ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी वाष्पन, डी उबलना। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी मोमबत्ती का जलना, सी दूध से दही का बनना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगर कोई भी विलयन बना रहे हैं आप, चीनी को पानी में घोलना या कोई भी विलयन अगर बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये जो देख रहे हैं, ठीक है, हवा में चांदी का जो बर्तन होता है, ठीक है, उसका काला होना या मोमबत्ती का जलना या दूध से दही बनना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, जो भी एग्जाम है उनमें जो भी प्रश्न साइंस से संबंधित आते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे कराया जाता है। उससे संबंधित कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वन लाइनर्स, एमसीक्यू, सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। तो जल का वाष्प में बदलना मतलब कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है तो उस प्रक्रिया को, उस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, बी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सी सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, डी नमक का पानी में घुलना। तो सही आंसर हो जाएगा बी सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर आप पका रहे हैं, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, क्षारण के उदाहरण है ए सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बी तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सी लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, डी उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों क्षारण का मतलब ही होता है, ठीक है, रिएक्शन
और सिल्वर का काला होना ये भी एक रिएक्शन है, तांबे का हरे रंग होना ये भी एक रिएक्शन है, और लोहे पर भूरे रंग का लगना ये भी एक रिएक्शन है। इसीलिए तीनों जो है वह किसका उदाहरण है, क्षारण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक परिवर्तन का के उदाहरण है? 1 सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, 2 बर्फ का गलन, 3 दुग्ध आस्कंदन। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन है वह एक भौतिक प्रक्रिया है, बर्फ का गलना भी भौतिक प्रक्रिया है, जबकि दुग्ध का आस्कंदन मतलब दूध का दही में जमना, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है, कैसा परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए प्रकाश के रूप में, बी ऊष्मा के रूप में, सी ध्वनि के रूप में, डी अम्ल के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऊष्मा के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा जो निकलता है ऊष्मा के रूप में निकलता है। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो दोस्तों पाश्चराइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग दूध को क्या करते हैं, दूध को हम लोग खराब होने से उसको बचाते हैं। उसका एक तरीका होता है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म कर लेते हैं और एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और फिर उसको अचानक ठंडा कर लेते हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। अगला प्रश्न है, पास्तुरीकरण संबंधित है ए दुग्ध के निर्जमीकरण से, बी दुग्ध के निर्जलीकरण से, सी दुग्ध के किण्वन से, डी दुग्ध के आसवन से। तो सही आंसर हो जाएगा ए दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है कौन, पास्तुरीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अल्विनीकरण, बी प्रतिलोम परासरण, सी ए अल्वनीकरण समुद्री जल, बी प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। तो दोस्तों ये तीनों जो है सुमेलित हैं, लेकिन पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है, दूध का किया जाता है, चाय का पाश्चुरीकरण नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पे चुनना था सुमेलित नहीं है, तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, बी किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, सी किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, डी जब किसी विलयन को एक अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलय पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, किसी विलयन में विलय के योग से इसका जो जल विभव है वो बढ़ता नहीं, वो घट जाता है, ठीक है, बाकी सब सही है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा जब हम उसमें अशुद्धि मिला देंगे। सी ऑप्शन है, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब जो है, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध जल से अधिक होता है, ये भी सही है। डी जो है, डी को समझ लीजिए, परासरण जो होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस विलयन से इस विलयन में, ठीक है, अणुओं का प्रवाह होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, परागमय झिल्ली बोलते हैं। अगर इस सब इधर आप प्रेशर अधिक लगाएगा तो ये जो परासरण है रुक जाएगा, तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो भी सही है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी कोई संबंध नहीं है। तो ये आपको बता चुके हैं दोस्तों, क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, जबकि उसका हिमांक और गलनांक जो है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो दोस्तों होता क्या, ऊंचाई पर जाने पर जो दाब है वो कम आ जाता है और दाब में कमी आने के कारण वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए पानी जो है कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा सोसाइटी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ए गैस में द्रव, बी द्रव में गैस, सी गैस में ठोस, डी द्रव में द्रव। तो सही आंसर हो जाएगा गैस में द्रव। अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ए द्रव्यमान, बी घनत्व, सी सांद्रता, डी आयतन। तो सही आंसर हो जाएगा बी घनत्व। तो दोस्तों कोई भी विलयन बना लीजिए, घनत्व जो होता है पदार्थ का वो बदलता नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ए आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रिस्टलीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा सी क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों क्रिस्टलीकरण से क्या करते हैं, जो ठोस में अशुद्धि रहता है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो सही आंसर हो जाएगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमैटोग्राफी जो है एक तकनीक है जिसमें हम लोग मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर से जब कपूर वाष्प में बदलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इस तरह हम लोग टॉपिक 2 कंप्लीट कर चुके हैं घटना चक्र के, जिसमें 20 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल किए हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। इसका थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।